गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 15 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड पहला हमारा जो आर्टिकल है वो है अबाउट साइप्रस कॉन्फिडेंशियल। क्या है साइप्रस कॉन्फिडेंशियल, ये जानने से पहले चलिए देखते हैं एक बार कि क्यों है ये साइप्रस कॉन्फिडेंशियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। देखते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, आपका मेंस का पेपर होता है राइट। इसका भी जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमी, उसका ये मेन प्रोपोनेंट है। उसके सब टॉपिक्स जो है टॉपिक्स जैसे फॉर और कंपनीज क्या है वो हम देखेंगे क्या है, आगे चल के आपको समझ में आएगा। सेकेंड यहाँ पे है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, जब उद्योगपति मिलके कोई गवर्नमेंट के कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको साथ दे तो आपका क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाता है। थर्ड आपका होगा टैक्स से रिलेटेड। नाउ व्हाई इट इज़ रिलेटेड टू टैक्स, क्योंकि सारा मुद्दा ही टैक्स से रिलेटेड है। अब जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या है ये। देखिए क्या हुआ है कि बहुत सारे यानी ऑलमोस्ट 3.6 मिलियन जो डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे, साइप्रस एक कंट्री है उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पे लीक हो गए हैं। और उसके अंदर बहुत सारे इंडियंस की जो ऑफशोर कंपनी है जिनकी रजिस्टर हुई है उनके बारे में भी यहाँ पे जो जानकारी है वो आपकी लीक हो गई है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। तो सबकी जो जानकारियाँ है, जो इंडियन लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई है, यानी कि होम कंट्री से उन्होंने बाहर जाके कुछ बनाया हुआ है। अब ऑफशोर कंपनी को यहाँ पे समझने का सही टाइम है कि क्या होती है ऑफशोर कंपनी। देखिए ऑफशोर कंपनी होती है जब आप कहीं पे एक जगह पे हो। फॉर एग्जांपल मैं एक इंडियन हूँ, ओके, मेरे पेरेंट्स भी एक इंडियंस हैं राइट, लेकिन अब मैं कहीं किसी और कंट्री में चली जाती हूँ, फॉर एग्जांपल यूके, लंदन, एनीवेयर राइट। मैं कहीं पे चली गई हूँ, अब मुझे वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन स्टिल माय पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। मेरे माँ बाप आज भी इंडिया से है, वो इंडिया के सिटीजन है। इसी तरीके से आपकी कोई होम कंट्री होती है जहाँ पे आपकी एक कंपनी रजिस्टर की जाती है, फॉर एग्जांपल इंडिया, और आपकी ऑफशोर कंट्री होगी जो आपकी होम कंट्री से बाहर है। वो कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे साइप्रस में है, साइप्रस कहाँ है, मेडिटेरियन सी के अंदर है, वो आपकी कहीं पे भी हो सकती है, वो आपके पाकिस्तान में भी हो सकती है राइट। तो वो जो आपकी इंडिया की बाउंड्री से बाहर है उसको बोलेंगे हम ऑफशोर कंपनी। तो यही मैंने आपको समझा कि पेरेंट कंपनी है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इनका रिश्ता क्या है। अब टैक्स इन्वेजन के लिए बेसिकली अभी जो लीक हुआ है उसके लिए देखने को मिला है। क्या ये पूरा चक्रव्यूह है वो हम समझते हैं आगे चल के। इंडिया और जो साइरस है, इन कंट्रीज़ ने दोनों ने 2016 में DDTA को साइन कर दिया था। ठीक है, दोनों ने एक साथ मिलकर DDTA को साइन किया था। और कारण क्या है, ये DDTA क्या है, डबल इन्वेजन, टैक्स इन्वेजन से बचने का ये अवॉइडेंस है। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स इन आपका जो है एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों कंट्री के अंदर आपको टैक्स ना देना पड़े। मान लीजिए आप इंडिया के अंदर, अगर आपने इंडिया में अपना टैक्स चुका दिया है तो आप वहाँ पे जाके एक सर्टिफिकेट दिखाइएगा, टैक्स सर्टिफिकेट, और वो आपको टैक्स नहीं लेंगे, आपके ऑफशोर कंपनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे। अगर आपके कहीं जो पेरेंट वगैरह है जो कि साइरस से हैं, ये एक तरीके से आपका फ्री ट्रेड जैसा हो जाता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को लिमिटेड छूट देती हैं कि हम, क्योंकि हम लोग अपने रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं इकोनॉमिक वे से, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैटर दिखाई देता है। लोकेशन देखेंगे तो ये नीचे आपको अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका का ये मैप है, यहाँ पे अफ्रीका का मैप है। ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पे इजराइल वगैरह, सऊदी अरेबिया यहाँ पे शुरू हो जाता है। इधर आएंगे तो इंडिया आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा यूरोप एंड एशिया। यहाँ पे यूरोप है इधर और इधर आपका एशिया। ये आप देखिए यूराल माउंटेन्स यहाँ पे हैं। ये क्या है, इधर यूराल माउंटेन्स है जो यूरोप और एशिया को अलग कर रही और आ रही है यहाँ पे। तो खैर बीच में इनके आता है आपका मेडिटेरियन सी, जो कि ये वाटर की तरह आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पे आपका जो पिंक कलर से दिख रहा है ये है आपका, बिल्कुल सही, साइरस कंट्री। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है, देखिए इंडिया से ये अगर आप आएंगे तो इसको यहाँ सुएज कैनल से होते हुए लैंड के मार के ऐसे आ सकते हैं। तो ये इंडिया का और इसका इतना डिस्टेंस पड़ता है, लोकेशन पड़ती है। खैर अब हम देखते हैं यहाँ पे टैक्स सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है या नुकसान क्या हुआ, लोगों ने ऐसा क्या कर लिया यहाँ से जो ये इतना चर्चा का विषय हो गया। चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि आप देखेंगे इंडियंस का भी यहाँ पे नाम आया है।
जैसे कि पंकज ओसवाल, सुरेंद्र हीराधानी, विनोद अडानी, ये सब क्या थे, इन सब लोगों ने गोल्डन पासपोर्ट ले लिया था। यानी एक तरीके से इन लोगों ने एक स्कीम बनाई थी साइरस द्वारा, जहाँ पे वो कहते हैं कि आप हमारी कंट्री में आइए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे, आप गोल्डन पासपोर्ट देंगे और आप हमारी कंट्री के अंदर अपनी जो बेस है यानी कि पेरेंट कंपनी है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंडियंस ने सोचा है तो बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि कहाँ इंडिया में हमें मोर देन 30% तक का टैक्स देना पड़ रहा है या फिर 30% तक का। और 2016 की बात है, ये याद रखिएगा इसको। अभी जीएसटी आ गया, अभी आपके थोड़े अलग से टैक्स बन गए हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत सारे एडिशनल टैक्स भी देने पड़ते थे। खैर, और कहाँ आपका साइरस जो है वो सिर्फ हमसे ले रहा है 4.5% का टैक्स, उसके ऊपर से वो कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं ले रहा है आपसे, और कोई आपने जो कैपिटल यानी कि जो आपका इनकम टैक्स होता है, जो प्रॉफिट के ऊपर अलग से टैक्स बनता है, एक आपका हो गया प्रोडक्शन टैक्स, आपने कुछ बनाया, कुछ स्टील पे लग गया, रॉ मटेरियल पे लग गया, ऐसे अलग अलग टैक्स होते हैं, राइट। लेकिन आपका फिर इनकम टैक्स आता है जब आप क्या करते हो, आपका जो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये कोई इनकम टैक्स भी नहीं ले रहा है, यानी कि प्रॉफिट आपने जो कमाया उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इम्पोर्ट आप कुछ वहाँ पे खरीद रहे हो कोई नहीं है। तो ये बहुत अट्रैक्टिंग लगा उन लोगों को और वो लोग वहाँ पे चले गए। गलती यहाँ पे कहाँ हुई, गलती यहाँ पे या समस्या यहाँ पे शुरू होती है जब ये लोग अपनी होम कंपनी को बना लेते हैं साइरस के अंदर, और अब इंडिया को, वैसे तो ये लोग खुद अभी तक इंडियंस थे, लेकिन इंडिया में ये दिखाने लग जाते हैं अपना टैक्स सर्टिफिकेट कि हमने तो साइरस में पे कर दिया है। अब उन लोगों ने 4.5% पे करके यहाँ पे बहुत सारा टैक्स अपना बचा लिया। खैर, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक होने लगा, और यहीं पे थोड़ा सा हमें समझ में आता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, कि एक गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन आपको सहारा दे रहे हैं कि आइए फ्री में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें इतना ही टैक्स दीजिए, हमारे सिटीजन बन जाइए, और कुछ पैसों के बदले में, राइट। और फिर आपके जो दूसरी कंट्री है, जो दूसरे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो यही गोल्डन सिटीजन था। यहाँ पे क्या हुआ कि होम कंट्री आपसे कोई टैक्स वगैरह नहीं ले रही है। इंडिया में आप पहले इंडिया से ही हो, आपके पेरेंट भी इंडिया से, लेकिन आप चले जाते हो और बन जाते हो साइरस के सिटीजन, और वहाँ से आप ऑफशोर कर रही हो अपनी कंट्री के अंदर, यानी कि जो आपकी इंडिया पहले होम कंट्री थी उसमें अब आप पेमेंट दे रहे हो। अब देखिए, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ना ही तो आपकी जो इंडिया के अंदर मार्केट थी उसको कुछ नुकसान हुआ। कैसे नुकसान नहीं हो रहा मार्केट को, क्योंकि वो तो है ही आपके पास, आप आइए साइरस से और यहाँ पे एक इंडस्ट्री आपकी जो बनी हुई है पहले ही, उसको आप ट्रांसफ़र करके थोड़ा बहुत दोबारा से ऑफशोर कंपनी की तरह दिखा दीजिए। मार्केट आपकी वही की वही है, लोग आपके वही के वही हैं, प्रॉफिट भी आपके उतने के उतने हैं, लेकिन अब टैक्स आपका कम हो गया है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिएबल हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है इस मात्रा में। तो यहीं से हमारा आगे भी इसमें और ज़्यादा आपके दिखेंगे, उस पर हम समझेंगे कि और क्या है आर्टिकल्स। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, सेंटर कंसिडर सीकिंग एक्सेस टू अनोनिमस डाटा ऑफ बिग टेक कंपनीज। तो पहले देख लेते हैं कि सेंटर क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सबसे पहले सेंटर एक द डिजिटल इंडियन बिल लेके आया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, इसके अंदर 2 अलग से एक्ट आते हैं। जैसे पहला आपका है डीपीडीपीए। क्या होता है डीपीडीपी? डीपीडीपी का मतलब है डिजिटल, डी से बनता है आपका डिजिटल, पी से प्रोटेक्शन, फिर डी से होता है डाटा, फिर से प्रोटेक्शन। तो कह रहे हैं कि जो डिजिटल आपका पर्सनल डाटा है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट 2023 में, मतलब उसको पास वगैरह कर दिया गया था। उसी के अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट हमारी जो व्हाट्सएप है उनसे भी ओरिजिन जो है उनका मांग रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेकेंड एक्ट भी यहाँ पे है जो कि एज अ बिल है फिलहाल, वो है ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। और इन्हीं के अंडर अब गवर्नमेंट कह रही है कि जितनी भी बिग फर्म्स हैं, क्या होती हैं बिग फर्म्स? बिग फर्म्स आप देख लीजिए ना, जो रोज़मर्रा के जीवन में आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे यूट्यूब का आप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक का यूज़ कर रहे हो, गूगल इंडिया, ये जो आपका इंस्टा है इंडिया के अंदर, व्हाट्सएप, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन इनका इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए वो लोग बिग फर्म है क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो इन सबसे बोला जाता है कि आपका जो एनोनिमस डाटा है, यानी कि जो वो डाटा जो गुप्त है, एनोनिमस का मतलब होता है गुप्त, कोई चीज़ छुपी हुई, तो वो आपको अब इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब ये फिर से क्वेश्चन उठा देता है कि इससे तो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी चली गई, इससे तो हमारी चैटिंग चली जाएंगी, क्या ऐसा कुछ होगा? क्या हमारी जो हमने वीडियो देखी है व्हाट्सएप पे वो हिस्ट्री शेयर हो जाएगी?
लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि अनोनिमस डाटा से यहाँ से मतलब है, अभी तक जो समझ में आ रहा है यहाँ पे आर्टिकल में जो अभी तक बताया गया है कि अनोनिमस डाटा से मतलब ये नहीं है कि वैसे भी गवर्नमेंट के पास आपके आधार कार्ड वगैरह होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी ऐसा हो रहा है। रेदर अनोनिमस डाटा वो डाटा है जो कि किसी स्पेसिफिक एरिया में कितना हेल्थ रिकॉर्ड है। बहुत सारे लोग अब घड़ियाँ पहनते हैं, उनके हार्ट रेट होती है, उनमें कुछ बीमारी होती है, तो मोस्टली कंपनीज के पास सब इन्फॉर्मेशन होती है। वो पहले आपसे पूछ लेते हैं कि आपको कोई इशू है। तो ऐसे ही एक कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि एक बड़ी जनसंख्या का 10 लाख का 20 लाख का ऐसा डाटा जो हेल्थ से रिलेटेड है, ऐसा डाटा जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसा डाटा, वो डाटा जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट कुछ अच्छा प्लान कर सकती है, पॉलिसीज लेके आ सकती है उसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, ठीक है, उनको या फिर जो उनका काम है उसको एक तरीके से फेडरेशन डिसेंट्रलाइज कर सकती है। उनको अपने जो MLAs वगैरह उनको बोल सकती है कि आपके एरिया में ये समस्याएं, आपको इन इन चीज़ों पे काम करना है। पर्टिकुलर आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 5 से 6 साल, 5 साल का या 2 साल का, वो टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। ऑल्दो अभी के लिए बिग फर्म्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश नहीं है, प्रोवाइड नहीं करवाना चाहती हैं, लेकिन फिर हम देखेंगे कि आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है 60 आवर्स एंड काउंटिंग। ये कह रहा है कि हमने देखा था कि कैसे जो एक टनल है वो आपकी गिर गई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर। वो टनल बन रही थी 23 किलोमीटर के, ये रास्ते को बहुत कम करने वाली थी, काफ़ी लॉन्ग थी ये टनल, और 1 घंटे का आपका जो रास्ता है ये उसको बनाने वाली थी, ठीक है। इतनी लॉन्ग टनल थी, 1 घंटे तक आपको इस टनल के अंदर चलना है, ऐसा कुछ था। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, और अभी यहाँ पे एक नया मेथड की कोशिश की जा रही है। 60 घंटे हो चुके हैं, अभी भी रेस्क्यू नहीं हुआ है। एक नई टेक्निक की बात की जा रही है जो कि है ट्रेंचलेस। अब ये क्या टेक्निक है, ये हो सकता है कि आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, इसीलिए हम देखते हैं एक बारी कि क्या है ट्रेंचलेस टेक्निक। ट्रेंचलेस टेक्निक जो है, इसका मतलब है कि आपको, यानी जो टनल है उसमें बहुत सारी डेब्रीज है। डेब्रीज का क्या मतलब है, कूड़ा वगैरह जो भी, मतलब जिस चीज़ ने उसको रोका हुआ है। अब ये क्या करेंगे, ये टनल है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे हमारे रेस्क्यूअर फंसे हुए हैं, या आपके हमारे जो भी यहाँ पे वर्कर्स वगैरह हैं वो फंसे हुए हैं इधर की तरफ। अब आपका यहाँ पे किया जाएगा ट्रेंचलेस टेक्निक में कि यहाँ पे स्टील की कुछ पाइप्स को अंदर डाला जाएगा। ओके, ये आपकी कुछ स्टील की पाइप्स हैं जो डेब्रीज के अंदर से अंदर चली जाएंगी। 2 पाइप्स यहाँ पे होंगी, एक दूसरे के साथ इनको डाला जाएगा। और अब रेस्क्यूअर को करना पड़ेगा अपना कुछ काम, आर्मी की तरह उनको लेट कर अब यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। वो लेट के यहाँ से बाहर आएंगे, ऐसे ऐसे जैसे एक बच्चा चलता है ना बचपन में, उस तरीके से। और ऐसे उनका चाहते हैं कि ऐसे अब वो शायद एवोकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाए, और इस तरीके से उनको बाहर निकाल लिया जाए, बचा लिया जाए। तो ये होती है आपकी ट्रेंचलेस टेक्निक। नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी हमारा एडिटोरियल पेज के ऊपर, या एक्सप्लेन्ड पेज है ये। एक्सप्लेन्ड पेज पे हम देख रहे हैं सीक्रेसी एंड नो टैक्स, रीज़न वाई इंडियंस लुक एट साइप्रस। तो वही रीजंस मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि सीक्रेसी है, आपकी आइडेंटिटी वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं हो रही है, उसके अलावा टैक्स नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या बातें होती हैं। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे आज तक जो मतलब पेपर्स हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हुए थे। जैसे कि आपका 2013 में लीक होता है, ऑफशोर लीक के नाम से है ये, जिसमें 10 जो जर्नलिस्ट हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, कुक वगैरह के 2.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को आपके लीक हो जाते हैं, ठीक है। उनका फिर एनालिसिस होता है, पता चलता है उनके बारे में। सेकेंड कंट्रोवर्सी होती है आपकी स्विस लिंक, जिसमें मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 1100 से ज़्यादा इंडियंस ऐसे थे जिनके अकाउंट्स उसमें पता चलते हैं, तो वो स्विस बैंक के आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रिलीज हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। थर्ड आपका होता है पनामा पेपर्स। ये पनामा पेपर्स 2013 में होते हैं और 2016 में होते हैं, और इसी से रिलेटेड अब एक और बार कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे इंडिया की जो मशहूर एक्ट्रेस हैं उनके भी फैमिली है, जो एक्ट्रेस की, उनके भी फैमिली मेम्बर्स का नाम आया था, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, और ऐसे इस तरीके से उनके भी नाम इसमें आए थे कि कहीं ना कहीं वो लोगों का भी यहाँ पे कुछ रहा है, टैक्स इन्वेजन का ये मैटर था। और यहाँ पे भी 1.5 मिलियन फाइल्स यहाँ पे लीक कर दी गई थी। 4 आपका हुआ था पैराडाइज पेपर, ठीक है। क्या हुआ था, पैराडाइज पेपर क्या है ये, इसके अंदर भी
इसके अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक किसी में भी इतनी लीक नहीं हुई जितनी यहाँ पे हुई है, क्योंकि ये एक बरमुंडा फर्म एप्पल बाय वहाँ है, सिंगापुर बेस्ड की ये थी, और इनके अंदर यहाँ पे 13.4 मिलियन फाइल्स जो है उनकी लीकेज यहाँ पे कर दी गई थी। ठीक है, और ये किस चीज़ में थी, ये उन्हीं के उसमें थी, ओवरसी एंटिटीज़ जो होती है, मतलब जो बाहर आके यहाँ पे आपका काम करिए। बेसिकली ये उस कंट्री के सभी पेपर्स को ही लीक कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि देखिए आप कितनी मात्रा में यहाँ पे लीक हुआ है। फिर होता है 2019 में मॉरिशस लीक। ऐसा देखिए आप क्या चल रहा है, मतलब 2013 से लेकर हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ लीक हो ही रहा है। उसके बाद आपका होता है फिनसेन लीक, जो कि यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस यूनिट थी, उनके कुछ पेपर्स वगैरह को, रिपोर्ट्स वगैरह को वहाँ पे लीक हो गए थे। फिर आपका होता है पेंडोरा पेपर्स, जो कि 2021 में लीक हो गए थे। ठीक है, मतलब इनके नाम थोड़ा सा सुने सुने होंगे, तो आप प्री में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और लास्ट हमारा जो कि 2023 में होता है 3.6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स का लीक हो जाना, कहाँ से, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल के नाम से ये लीक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इसमें जानने की थी। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं, द वर्ल्ड मीन्स अल शिफा हॉस्पिटल, गाजा's बिगेस्ट हॉस्पिटल नाउ विदाउट प्रॉपर एंड अंडर इंटेंस इजरायली अटैक। तो ये हमने पहले ही 2-3 दिन से कवर कर चुके हैं हम इस न्यूज़ को, कि जो इजराइल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसका नाम है आपका अल शिफा, जिसके ऊपर बहुत सारे अटैक भी हो चुके हैं। कहाँ है ये, इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है गाजा सिटी के अंदर, गाजा सिटी के अंदर। ठीक है, गाजा सिटी में लोकेटेड है, और इसके अंदर से फ्यूल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, क्योंकि उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मतलब पेशेंट्स है ना वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे 60+ ऐसे बच्चों का जन्म हुआ है जो कि प्री मेच्योर बेबीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तो बहुत सारे लोग यहीं पे आएंगे। अभी ऐसी कंडीशंस में प्री मेच्योर हो गए हैं, उनको अभी जन्म लेना नहीं चाहिए था, उससे पहले हो गए हैं 7 महीने में, 6 महीने में, इस तरीके से। और उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, या फिर उनको इनकम्बुमेंट्स चाहिए हैं, क्या चाहिए उनको, इनक्यूबेटर्स वगैरह चाहिए हैं। तो ये सब उनको नहीं मिल पा रहा है, और इस वजह से उनमें से भी मतलब 3-4 बच्चों की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। और ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसमें जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, वो भी उनकी कुछ हेल्प नहीं करवा पा रही है। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस, ये भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है, और ये उन हॉस्पिटल के बयान आए हैं। इसके अलावा पूछे तो कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है। इजराइल मना कर रहा है कि नहीं, हम तो कोई हमला नहीं कर रहे हैं। इजराइल ने पहले बोला था कि इस हॉस्पिटल के अंदर नीचे की तरफ अंडरग्राउंड टनल है, सुरंगें हैं। ठीक है, और उन सुरंगों के अंदर आपको जो हमास के मेन प्रोपोनेंट्स है, जो असली आपके वो है, वो लीडर्स वहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। उन्होंने बहाना लिया हुआ है कि ऊपर हॉस्पिटल है, लेकिन अब हाँ ये बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं, हम तो अटैक नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। इजराइल मना कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ बोलता है कि ये सबसे प्रायोरिटी होता है। वॉर के टाइम पे भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर कोई वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल क्राइम माना जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत प्रायोरिटी लिस्ट है, वहाँ पे पहले ही लोग बहुत परेशान हैं। और यही इसके बारे में था। नेक्स्ट हम चलते हैं, वाई रहमान्स वर्जन ऑफ एन आइकॉनिक पेट्रियोटिक सॉन्ग हैज एक्सपेक्ट अपसेट मैनी इन बंगाल। तो क्या हुआ है, देखिए रहमान जो है वो आपको पता है कि एक सिंगर है, इंडिया के अंदर सैड सॉन्ग गाते हैं, ये AR रहमान उनका नाम है। और इन्होंने अभी इनकी एक मूवी बन रही थी जिसका नाम आपका था पप्पा। ठीक है, ऐसा कुछ नाम से ये मूवी बन रही है, पीपा इसका नाम है। और ये जो मूवी बन रही है ना, इस मूवी के अंदर इन्होंने एक सॉन्ग गाया है, और उस सॉन्ग के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। सॉन्ग का नाम है यहाँ पे करार उई लाहुओ कोपात। तो ये जो सॉन्ग है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि ये सॉन्ग लिखा गया था जो बंगाली पोएट थे, जिनको बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता था कि वो एक रेवोल्यूशनरी पोएट रहे, या रविंद्रनाथ टैगोर के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही हैं यहाँ पे बंगाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, जिनका नाम था काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम। ये माना जाता है कि ये सॉन्ग जो उनका लिखा गया था वो उन्होंने लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और ये उनका पहला एज अ नेशनल एंथम था। ठीक है, वो पूरे भारतवासियों की तरफ से ये एंथम गा रहे थे। जब गा रहे थे तो किन के खिलाफ गा रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ गा रहे थे। लेकिन यहाँ पे इशू क्या हुआ है, इशू ये हुआ है कि अब जो AR रहमान है उन्होंने इसकी ट्यून को और जो ओरिजिनल इसका गाने का तरीका था उसको चेंज कर दिया है। लिरिक्स में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, और ये बात बहुत सारे बंगालीज जो हैं
बंगाली जो लोग हैं, उसके अलावा जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज बना दिया है। ये जो मूवी बन रही है ना, वो कहानी के ऊपर बनाई जा रही है। वो कहानी एक रियल बेस्ड कहानी है जो कि बात करती है कैप्टन आपके बलराम सिंह मेहता के बारे में, ठीक है, बलराम सिंह मेहता, जो कि वेस्ट ऑफ ढाका 1971 का जो वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे वो गए हुए थे, बलराम सिंह मेहता। और उन्हीं के जीवन में जब ये सॉन्ग उन्हीं को डेडिकेटेड किया गया मूवी के अंदर, तो वो काफ़ी रोमांटिसाइज लग रहा है, ऐसा कुछ बंगालीज जो पीपल है उनका मानना है। और इसीलिए वो इस प्रोटेस्ट में, हालांकि जब ये बात उठती है कि इसको परमिशन मिली थी या नहीं मिली, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो इनकी मतलब बेटे की बहू थी, जो ये पोएट थे बांग्लादेश के, और जो कि काजिल नरोल थे, उनकी जो बहू आई थी, वो उन्होंने इनको परमिशन दी थी। उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, ठीक है, कौन थी वो डॉटर इन लॉ, जिनकी डेथ हो गई है 2021 में, उन्होंने इनको चेंज करने की, टून को चेंज करने की परमिशन दी थी। लेकिन उनके जो बेटे हैं, यानी कि जो आपके ग्रैंडसन है, ठीक है, ग्रैंडसन है, उन्होंने इस बात से नकार दिया कि मेरी मदर ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी थी। उन्होंने परमिशन दी थी इस गाने को यूज़ करने की, लेकिन इसकी ट्यून को बदलने की कोई परमिशन नहीं दी गई थी। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है, उनका हमने पता कर ही लिया है। बंगाली पोएट है काजी नजरुल इस्लाम, 1922 में उन्होंने इसको लिखा था और बहुत पॉपुलर है। मैं बता रही हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर इतने ज़्यादा पॉपुलर एक आपके पर्सनैलिटी रही है बंगाल में, लेकिन सेकंड अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा काजी नजरुल इस्लाम जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पे पहले बात हो रही है इन्फ्लेशन की। जीएस पेपर 3 में आपका इंपॉर्टेंट है, महंगाई बढ़ रही है। कह रहे हैं कि आपकी जो दाल रोटी है ना, उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे महंगाई देखने को मिला है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या बात हो रही है। ये बताते हैं कि अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया था कि सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका हेडलाइन बनाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके अंदर भी आपको फूड के शौक सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। देखिए जो क्रूड वगैरह था, ऑयल वगैरह था, वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, जैसे 0.39% उसमें मंदी आई है, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसा है, जो सीपीआई जो लगातार फूड फॉल का मतलब कि 43 मंथ से ये जितना हाई था उससे कम हो गया, 43 महीनों से ये ज़्यादा चल रहा था, लेकिन सबसे कम ये अब हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं फूड के ऊपर, जब हम बात करते हैं खाने के ऊपर, खास तौर पे आपका राइस जो हो गया है, वीट जो हो गया, यानी कि राइस क्या होता है आपका चावल, और वीट क्या होता है गेहूं। इसके अलावा आपकी जो सीरियल्स हैं और या आपके जो पल्सेस हैं, पल्सेस क्या होती हैं आपकी दालें, ये सब का जो है वो डबल डिजिट में चला गया है। किसी का 18% तक इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, किसी में 17% तक है, किसी का 9% है। और ये जो आपको दालें दिख रही हैं, जैसे कि पर्टिकुलर जो 3 दालें हैं, जिसमें कि येलो दाल आती है, यानी कि जिसको चना दाल बोला जाता है। इसके अलावा आपका वाइट पी या चना आता है, वाइट पी या चना वो। इसके अलावा आपका जो मूंग की दाल है, ग्रीन ग्रैम जिसे बोला जाता है। इसके अलावा आपकी उड़द की दाल है। ये सब जो दालें हैं ये 50 से 60% तक महंगी हो चुकी हैं, यानी जिनके जो दाम पहले होते थे वो अब ऑलमोस्ट आपके 1.5 गुना हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई यहाँ पे देखने को मिल रही है इन चीज़ों के बारे में। और इसी की वजह यहाँ पे ऑथर दिखा भी रहे हैं कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों लेवल पे आके एक कंसर्न बन गया है, और आरबीआई प्लस जो गवर्नमेंट है उन दोनों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्म्स एंड द मैन एंड एआई। ये लिखा है सी राजा मोहन जी द्वारा, और ये कह रहे हैं कि इंडिया को हेल्प करनी चाहिए। जो ग्लोबल के रूल्स बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है एआई के ऊपर। क्या बात हो रही है यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं बहुत सारी, उसी के अंदर एक क्वेश्चन उठ जाता है एआई के अंदर कि एआई जो है उसका वॉर के अंदर, युद्धों के अंदर इस्तेमाल कितना किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, कितना ठीक है कितना गलत है। और इसी सवाल के कुछ आंसर देने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है। क्या है रेजोल्यूशन बात करता है कि आपका जो आर्म्स वगैरह है, जो आपके जो युद्ध के अंदर आप रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी, या एटलीस्ट उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे कि कितनी मात्रा में कौन देश उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा होने पे अब यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार कि यहाँ पे होती है वोटिंग, ठीक है। 193 आपकी मेंबर कंट्रीज है। इसके अलावा यहाँ पे वोटिंग होती है, 2/3 जो वोटिंग हो जाएगी उसके बाद उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है। ये कुछ बेसिक यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब इस रेजोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रियाँ, ऑलमोस्ट 164 जो कि 2/3 से ज़्यादा हो गई है, राइट,
वो कंट्रियाँ यहाँ पे फेवर में होती हैं, तो रेजोल्यूशन हो गया आपका पास। लेकिन अब हम देखते हैं कि मेन कंट्री या फिर इंडिया की पोजीशन यहाँ क्या है। हम देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया की पोजीशन यहाँ पे होती है अगेंस्ट, जो कि बहुत ही कम कंट्रीज अगेंस्ट गई है यहाँ पे कि नहीं इसको मत करिए, ये पोजीशन रही है इंडिया की। चाइना ने यहाँ पे कोई वोटिंग ही नहीं डाली है, चाइना कह रहा है कि नहीं मुझे कोई वोट नहीं करना है। और यूएसए की अगर हम बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, तो यूएस ने यहाँ पे फेवर में, या यूएस के जितने भी अलाइज है वो लोग तो चाहते हैं कि हम लोग फेवर में वोट डालें। सी राजा मोहन जी यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया का, यूएस का, चाइना का, चलिए एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या इनका इनपुट है या क्या इनके अभी तक का डेवलपमेंट है इस चीज़ के अंदर। जब बात होती है यूएसए की तो ये बताते हैं कि यूएस ने अभी अभी अपनी जो नेवी है, यूएस की नेवी, उसके अंदर बहुत सारे नेवल जो अनक्रूड शिप हैं और जिनके अंदर आपको बहुत सारी अनक्रूड क्या हो गया, एआई से चल रहा है, टेक्नोलॉजी से चल रहा है, उसके अंदर क्रू नहीं है, मेंबर्स नहीं है उसको चलाने वाले, और उसके अंदर आर्म्स रखे हुए हैं, ठीक है। उनका इस्तेमाल जब उनको कमांड दी जाएगी वो ऑटोमेटिकली कर देंगे, तो उनका इस्तेमाल करें। जस्ट अभी किया था कुछ दिनों पहले उन्होंने इजराइल की हेल्प के लिए भी मेडिटेरियन सी में अपना जो सबसे बड़ा शिप है उसको ला के खड़ा कर दिया था कि कुछ भी अगर होता है तो वो उनके साथ खड़ा है, इसराइल के साथ खड़ा है। कोई भी युद्ध होता है, कोई भी कंट्री अगर और युद्ध में पार्टिसिपेट लेती है तो उसको यूएस से भी लड़ना पड़ेगा इसराइल से लड़ने से पहले, तो ऐसे वो उसका साथ दे रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेंस के मैनेजमेंट वगैरह के लिए वो लोग और इसको आपका क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। यूएस के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है डिफेंस के, उन्होंने तो इसके ऊपर पूरा का पूरा ऑफिस बनाया हुआ है डिफेंस से रिलेटेड कि हम एआई के मैनेजमेंट कैसे करें या उसमें और क्या क्या एडवांटेजेस करें, ठीक है, कि उसको कैसे और ज़्यादा बढ़ाएं, ये सब कुछ किया हुआ है। इसके अलावा वो स्मॉल, चीप और इजीली रेप्लिकेट ऑटोनोमियस सिस्टम बनाने की कोशिश पे लगे हुए। चीप क्या होता है, सस्ता होता है, स्मॉल छोटा होता है आपका, और इजीली रेप्लिकेट जिसको आसानी से आप दोबारा से कॉपी कर सके, जिसको आसानी से आप सेम टू सेम बना सके, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम अब चलते हैं चाइना की तरफ, ठीक है, चाइना का क्या कंडीशन है। चाइना जब एआई के मामले में आता है, खासकर जब वॉर के बारे में, तो चाइना जो है वो बहुत तेजी से अपना जो इंटेलाइजेशन है अपनी आर्मी के अंदर वो कर रहा है, ठीक है, इंटेलिजाइज कर रहा है। ओके तो आर्मी को जो चाइना की है उसको बहुत PLA इसको बोला जाता है, बहुत तेज़ी से ये कर रहा है। बीजिंग से यहाँ पे चाइना की मतलब की कैपिटल है तो इसलिए उसको बीजिंग बोला जाता है। जैसे इंडिया के लिए हम यूज़ करेंगे मोस्टली आपका दिल्ली, न्यू दिल्ली, और यूएस के लिए आप यूज़ करेंगे न्यू वाशिंगटन DC, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो चाइना है वो बहुत तेज़ी से कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी अलग है, मतलब वो यूएस के जैसे कि ड्रोन्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों में जब इसराइल वगैरह में हम देख चुके हैं इसका पार्ट, रोबोट्स वगैरह बना रहा है, तो वो ये भी माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन जी कि चाइना सबसे पहले, यानी चाइना जो है यूएस को भी एडवांस कर देगा, ठीक है, कि यूएस से पहले ही वो क्या करेगा, यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। और इतनी ज़्यादा अपनी जो ऑटोनॉमी है, इतनी ज़्यादा जो उसकी आप मानेंगे कि प्रोडक्शन है वो हो जाएगी। लेकिन क्या यूएस कुछ कर रहा है इस चीज़ में? यूएस समझता है इस बात को, इसीलिए यूएस बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अलाई होकर अपनी जो एआई है उस पर काम करता है। इसके अलावा उसने चाइना के कुछ प्रोडक्शन, जैसे कि जहाँ से चाइना इन चीज़ों को एआई में यूज़ कर सकता है, इको चिप्स जो होती हैं उनके भी वहाँ पर उन्होंने रोक लगाई हुई है। वो कंट्रीज़ को मना कर रहा है कि हम नहीं बेचेंगे। लेकिन क्योंकि चाइना खुद में ही एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके पास ग्रेफाइट, लिथियम, ऐसे सभी सोर्सेज है जो आपको चाहिए होते हैं मोस्टली, तो उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। और शायद यही कारण है कि यूएस जो है वो इस चीज़ के बहुत फेवर में है, क्योंकि ताकि चाइना भी उसको प्रोड्यूस ना कर पाए, राइट, क्योंकि यूएस को कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि वो इस चीज़ में पीछे रह जाएगा। इंडिया का स्टैंड देखें कि इंडिया ने यहाँ पे फेवर क्यों नहीं किया या अगेंस्ट क्यों चला गया। यहाँ पे सी राजा मोहन भी बताते हैं कि अगर 2013 से पहले की बात करें ना, तो शायद इंडिया की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी ही होती, शायद वो उसके फेवर में बात करता, कहता कि ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों करता? क्योंकि इंडिया को डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है। इंडिया जो है, न्यू दिल्ली जो है, वो एक तरीके से बहुत ही पीस लविंग कंट्री है, शांति प्रिय कंट्री आप जिसको बोल सकते हैं। और इसी कंट्री के होते हुए हम नहीं चाहते हैं कि बहुत जगह पे आपका डिस्ट्रक्शन हो, बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, अंधाधुंध रोबोट्स को कोई फीलिंग नहीं होती है, तो ये सब कुछ इंडिया नहीं चाहता। लेकिन आज की बात करें तो इंडिया जो है वो चाइना और यूएस दोनों के काउंटर को देख पा रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि यूएस तो पर इंडिया के साथ है, तो फिर इंडिया चाइना से क्यों डर रहा है? चाइना का हमने ऊपर देखा कि चाइना कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। इंडिया कहता है कि यूएस बेशक उसके साथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर
फिर भी दिल्ली को अगर आप कहीं ना कहीं मतलब बैन होने से या खुद में, क्योंकि दिल्ली ने अभी तक ज़्यादा प्रोडक्शन किया नहीं है तो उसको ज़रूरत है, अभी टाइम चाहिए उस प्रोडक्शन, अगर बैन हो जाता है तो इन सभी के पास एक तरीके से आपके पास प्रोडक्शन पहले से हो चुका है। ये स्टोरी कुछ पहले पहले जैसी लग रही है। न्यूक्लियर टाइम पे जाइए आप, यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, नागासाकी, हिरोशिमा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सब कुछ हो गया। उसके बाद सभी कंट्रीज आए, उन्होंने ट्रीटीज़ बनाई, न्यूक्लियर ट्रीटी बनाई, उसमें बंद कर दिया गया कि कोई भी कंट्री अब इसको नहीं बनाएगी इसकी तबाही देखने के बाद। लेकिन जिन कंट्रीज़ के पास पहले ही था न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो बना चुके थे, अब उनको तो बेनिफिट मिल गया, राइट, वो तो सबको डरा के रह सकते, अपर हैंड मिल गया। इंडिया ने बहुत चोरी छुप के और अपना न्यूक्लियर वेपन जो वो तैयार किया, इंदिरा गांधी और साथ में आपके अब्दुल कलाम जी जो है इंडिया के आयरन वुमन इंदिरा गांधी थी, और जो इंडिया के साइंटिस्ट रहे इतने बड़े, बहुत बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने इंडिया को एज ए न्यूक्लियर कंट्री बनाने में, क्योंकि उनके पास खतरा था, चाइना एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुका था ऊपर से, तो वो एक डेंजर हमारी सेफ्टी के लिए। अब्दुल कलाम जी हमेशा, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो वो हमेशा कहते थे कि वेपन को आप एज अ सेफ्टी ही रखिए, मतलब उसको ऐसे इस्तेमाल मत करिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए ठीक है, उसका निर्माण करना भी जरूरी हो गया था इंडिया के लिए। फिर से वैसे ही कुछ कंडीशन देख रही है कि कुछ जो एडवांस कंट्रीज उन्होंने पैसा लगाया, चीज़ें बना ली, यूएस और चाइना अपर हैंड है दोनों के पास, और अब यूएस चाहता है कि और कोई उसको ना बनाए, ठीक है। लेकिन वही इंडिया का स्टैंड अप यही है कि नहीं, ऐसा कैसे, मतलब हम लोगों को भी अपनी सेफ्टी चाहिए, चाइना की सेफ्टी चाहिए, चाइना से सेफ्टी चाहिए, वो इतना एडवांस हो चुका है, हम क्यों यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट रहे, क्या पता आज हमारे रिश्ते अच्छे हैं, क्यों नहीं हम खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं हम खुद के ऊपर ही उठ जाते। तो इसीलिए यही सब है कि इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंडिया की जो बैलेंस है, उन सभी के लिए इंडिया को किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े और इंडिया अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखे। इसी वजह से इंडिया अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करता है, अगेंस्ट में वोट करता है कि नहीं, हम इसको बैन होते हुए नहीं देखना चाहते। और दिल्ली के पास अब बात करें तो क्या दिल्ली के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कितना एआई को अब बना सकती है, तो दिल्ली का थोड़ा सा रीजन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली की जो नेशनल एआई कैपेबिलिटीज़ है डिफेंस की, वो अभी तक इंटरनेशनल जो नॉर्म्स वगैरह हैं उन पे तो नहीं पहुँच पाई हैं फॉर श्योर, लेकिन अभी वो काम कर रहा है। अभी बहुत सारे ग्लोबल आउटकम्स वगैरह देखने को मिलेंगे जब बहुत सारी, जैसे यूएसए I2 U2 जैसे इंस्टीट्यूशन है, लाइक माइंडेड एक जैसी कंट्रीज़ है, यूएसए क्वाड है, जब ये सब मिलके इंडिया इन सब के साथ मिलके काम करेगा, दिल्ली जो इन सब के साथ मिलके एक जैसे देशों के साथ काम करेगी, तो दिल्ली जो है अपनी जो उसको पहुंचना है, जैसे न्यूक्लियर वेपन में, ये न्यूक्लियर जो वाला था वो मैंने आप लोगों को अलग से एग्जांपल दिया है सो दैट समझने में ईजी हो जाए, वो उसी तरीके से अब जो अपना डेवलपमेंट एआई के मामले में है उसको भी कर लेगी। खैर यहीं पे यहाँ पे हमारा आर्टिकल ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आइडिया पेज की तरफ, और आज के लास्ट जो हमारा पेज है मोस्टली उसकी तरफ, ये बात करता है 9 थिंग्स टू डू फॉर क्लीन एयर, कि 9 चीज़ें हो सकती हैं क्लीन एयर के बारे में। बहुत ज़्यादा टाइम से एयर के ऊपर बातें हो रही हैं, कभी फिर आपका पोल्यूशन फिर से बढ़ जा रहा है, फिर से कम हो रहा है, दिवाली ने फिर से पोल्यूशन को बढ़ा दिया है, और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि 9 तरीके से इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया जाता है सबसे पहले, जैसे ऑथर बताते हैं जो कि अरोमा रवि जी हैं, उन्होंने लिखा है कि इंडिया के अंदर 5वां सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन, आपका जो ध्वनि प्रदूषण होता है जो कि डेथ करवाता है लोगों की, ठीक है, और कितने कारण हो सकते हैं, लेकिन 5th लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा कोज है, कारण है आपका लोगों को डेथ होने में, मृत्यु होने में, वो एयर पोल्यूशन का है। अगर हम 2019 का डाटा देखें तो ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोगों की डेथ हुई थी आपकी एयर पोल्यूशन के कारण, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की वजह से। अगर आप इसको कोविड के डाटा से कंपेयर करेंगे तो ये कोविड के डाटा से लगभग 3 गुना ज़्यादा था, 3 टाइम्स मोर, ठीक है, ऑफिशियल जो भी डाटा निकल के आया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लॉस, ये तो हो गया आपका कि डेथ होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस कितना है, 1 साल का अगर आप पूरा का पूरा निकालेंगे ना तो आपका इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, बहुत सारे काम बंद होने से, कुछ चीज़ें जैसे अभी कंस्ट्रक्शन कम कर दिया है, बंद कर दिया है बिल्कुल, या स्क्रैपिंग वगैरह है, तो बहुत सारे कामों को बंद कर दिया जाता है, उसकी वजह से 7 लाख करोड़ का फाइनेंशियल लॉस जो है वो देखने को मिलता है। और ये आपकी जो इंडिया की जीडीपी है पूरी की पूरी, जीएसटी का कलेक्शन जो आता है, जीएसटी
का जो कलेक्शन है उसका मोर देन 1/3 है, ठीक है, 1/3 से भी ये ज़्यादा है। इतना जितना हम टैक्स वगैरह लेते हैं उसका 1/3 से भी ये ज़्यादा है। 7 लाख करोड़ का यहाँ पे नुकसान हो जाता है इन सारी चीज़ों से। देखने में ऐसा पता नहीं लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाके उनको डीपली एनालाइज करेंगे और समझेंगे तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझेगी। और इसीलिए ये सिर्फ मतलब एज अ हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए बिल्कुल, लेकिन एज अ अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए भी आपको इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। 9 जो इन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं उन पे चल लेते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक इमिशन की आपको एक क्या करनी पड़ेगी, लिमिटेड इमिशन की आपको अप्रोच लानी पड़ेगी कि आप इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गुड्स एंड जो आपकी सर्विसेज है उनका रिसाइकलिंग करना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि एग्जांपल लीजिए फास्ट फैशन का। मैंने आप लोगों को पहले भी 3 R's बताए हैं, राइट। 3 R क्या होते हैं? 3 R आपके होते हैं। फर्स्ट R आपका होता है रीयूज, सेकेंड R आपका होता है रिसाइकिल, ठीक है, और थर्ड आपका होता है रिड्यूस, ठीक है। क्या हो गया कि आप एक तो सबसे पहले तो आप कम करिए, कोई भी काम आप ले रहे हो उसको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करिए, दूसरा आप उसको फिर से इस्तेमाल करिए, और तीसरा आप उसको रिसाइकिल करिए, फिर से उसको पहनने लायक बनाइए, करने के लायक। लेकिन फास्ट फैशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि लोगों के कपड़े 1-2 बार पहनते हैं फिर डाल देते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों को छोटे छोटे अल्टरनेटिव्स, आप घर से बैग लेके जाइए, अपना बाहर जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, प्लास्टिक बैग्स को मना करिए। एटलीस्ट अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे आप कुछ कंट्रीब्यूशन करिए, और छोटी छोटी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। हाँ, हमें लगता होगा कि शायद इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सोच के देखिए महात्मा गांधी जो थे वो इकलौते थे, लेकिन कितना बड़ा प्रभाव डाल के गए। इसी तरीके से नेल्सन जो मंडेला थे वो इकलौते थे। तो बहुत सारे, अब्दुल कलाम इवन हिमसेल्फ, छोटे छोटे अगर आप अपने स्तर पे भी कुछ करेंगे ना, तो हो सकता है कि आप पहले खुद करेंगे, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स करेंगे, फिर आपके नेबर्स करेंगे। तो इसी तरीके से आप भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे ला सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे कहते हैं कि क्रॉप के ऊपर भी, कि क्रॉप जो बर्निंग होती है उसके ऊपर भी आपको लिमिट लगानी होगी। और वो कैसे लगानी होगी, वो तब तक नहीं लगेगी जब तक आप उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं देंगे। तो आप उनको कोई अल्टरनेटिव दीजिए कि उनको या तो जैसे कि पूषा 290 जो है 2090 जो है, ये आपका चेंज करने वाले हैं पूसा 44 को। तो इस तरीके के कुछ अल्टरनेटिव होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूसा है क्या, ये आपकी एक राइस की वैरायटी है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो ऑफकोर्स आ सकता है, अभी चेंज होने वाला है। सेकंड थर्ड यहाँ पे ये जाते हैं और बताते हैं कि ड्रास्टिक इंक्रीज करना पड़ेगा ग्रीन जो आपकी हाइड्रोजन है, ठीक है। ग्रीन जो आपकी हाइड्रोजन है या फ्यूल है, या फिर जो आपका ग्रीन फ्यूल है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, उसको बहुत तेज़ लेवल से बढ़ाना पड़ेगा ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें बैठ पाए। उसके बाद ऑथर ये भी कहते हैं कि देखिए जो मैं सॉल्यूशन ऑथर बता रहे हैं ना, ये सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस्तेमाल किए हैं, जैसे बीजिंग, लंदन, जो कि लंदन, अब मैं आपको यहाँ से कुछ और समझाती हूँ, ठीक है, आप लोगों को ईजी रहेगा। लंदन में हमें पता है कि सबसे पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सबसे पहले आई थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे औद्योगिकरण होता है। अब आप सोचिए वहाँ पे इतना हो रहा है औद्योगिकरण, तो पोल्यूशन कितना होगा। इसी तरीके से लंदन एक बहुत पॉल्यूटेड कंट्री हुआ करती थी, न्यू दिल्ली की तरह, बीजिंग की तरह, लेकिन उन्होंने इसको ख़त्म किया। बीजिंग जो कि बहुत पॉल्यूटेड थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है चाइना के अंदर, उन्होंने उसको कब कर लिया। मैक्सिको के अंदर उन्होंने उसको कब कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग भी क्या ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं। आप सीजनल अगर ये काम करते रहेंगे तो सीजनली फिर से, और हम 7 सालों से देख रहे हैं कि आपका जो ओड इवन है वो चल रहा है, लेकिन सीजनली इनके सॉल्यूशन नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म ही आपको अगर इसको मिटिगेट करना है, इनसे बचना है, तो आपको बचा जाना पड़ेगा। थर्ड हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन करनी पड़ेगी बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह की, व्हीकल्स वगैरह की, जैसे कि मेट्रो आपके यहाँ पे एक अच्छा आपका क्या है संसाधन है, उसमें ज़्यादातर लोगों को भेजना चाहिए। उसके अलावा आपको मेट्रोज़ वगैरह के जो है उनको बढ़ा देना चाहिए एक्सेस, और जो छोटी छोटी सिटीज़ है हर जगह तक पहुँचाओ उनको। इसके अलावा आप क्या करो, इलेक्ट्रिक बसेस को लेके आओ, ठीक है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हमें पता है इस बारे में। तो ये सब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स होने चाहिए। फोर्थ हम चलते हैं कि और क्या करना चाहिए, कहते हैं कि रीजनल स्ट्रेटेजी बनाइए।
आप क्या करते हैं, स्टेट के हिसाब से बनाते हैं, तो रीजनल आप स्ट्रेटजी बनाइए। आपने एक छोटा सा एरिया लिया और उसी के रीजन के हिसाब से उसको मिटिगेट करना है। हर चीज़ पे ध्यान रखो। एसएचओ जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, उनको पहले ही खुद ब खुद इस स्ट्रेटजी के अंदर लगा दो कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू ना करना पड़े, वो खुद ही पहले ही अपना काम करते हो। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजी हो। फिफ्थ यहाँ पे है कि एंड टू कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का होता है आपका पोल्यूशन, उसका वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपका PM 2.5 निकलता है, राइट, PM 2.5, और उसको मिटिगेट करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए उनको कंस्ट्रक्शन के साइट पे ही आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह होने चाहिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उनको अपने अंदर खींच ले और वहीं से उनको फिर यूज़ करे। किस चीज़ में यूज़ करे, वो आपका सीमेंट बनाने में उसका यूज़ किया जा सकता है, आपकी ब्रिक्स जो होती हैं घरों के लिए उनमें उनका इस्तेमाल हो सकता है। तो इन सब जगहों पे उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिक्स्थ हमारा यहाँ पे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस का पूरा क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इनको। सिक्स्थ आपका पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होना चाहिए, कि आपका जो कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लॉ जो है आपके कानून जो है वो स्ट्रॉन्गली बनने चाहिए, सख्त बनने चाहिए, और इन्फोर्समेंट तो उससे भी ज़्यादा सख्त होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, अभी देखिए दिल्ली का जो आप देखेंगे कि कैसे इसका पोल्यूशन डाउन हो गया था। वेस्टवर्ड में रेन होती है, वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, मेडिटेरियन से कुछ पानी उठता है, इधर आता है, रेन हो जाती है, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ आपकी सीवियर कैटेगरी थी, 500 प्लस कर चुकी थी एयर पोल्यूशन, और वो एकदम से आ जाती है 200 समथिंग, जो इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं है, ठीक है, एक इंसान सांस ले सकता है। लेकिन फिर होता है पटाखे, जहाँ पे आपके फायर क्रैकर्स पे बैन है, वहाँ पे इतने ज़्यादा फायर क्रैकर्स पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर फोड़े जाते हैं कि अगेन आपकी क्वालिटी सीवियर हो जाती है, 450 प्लस कर जाती है। अब ये किस चीज़ की कमी है, ये कमी है आपकी इन्फोर्समेंट की। आप एक तरफ तो कहते हैं कि बैन है तो पटाखे खरीदे कहाँ से जा रहे हैं, बैन है तो वो लोग फोड़ कैसे पा रहे हैं, मतलब इन्फोर्समेंट का कोई डर ही नहीं है। तो ये आपकी प्रॉब्लम रह जाती है यहाँ पे, और इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्गली उसको इन्फोर्स करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th पे, कि आपका जो है वाइड स्केल पे आपको अवेयर करना पड़ेगा। अभी देखिए स्केल जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, ये सारी समस्याएं जो ना अभी एनवायरनमेंट जो है बच्चों पे शुरू किया ऑलमोस्ट 2000 से, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 सालों से, 2-3 दशकों से। इससे पहले इसमें अवेयरनेस थी नहीं, तो एक कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो हमारी और पुरानी जनरेशन्स थी उनको इनके बारे में नहीं पता था। और अभी भी जो लोग पढ़ नहीं पाए, बहुत मोस्ट ऑफ द 70 भी 40% ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए, या फिर एजुकेशन का देखिए लिटरेसी का मायने भी क्या है। लिटरेसी के मायने यही है कि आप 15 साल से आपकी एज अबोव है, उसके बाद आपको क्या है कि आपको अपना नाम पढ़ना आता है, लिखना आता है, कोई सेंटेंस को आप पढ़ लिख लेते हैं। क्या इतना ही जो शिक्षा है वही मायने रखती है? इतना मायने नहीं रखती है, आपको अवेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको अपना नाम लिखना पढ़ना आ गया तो अब वो शिक्षित हो गए हैं, बल्कि आपको उनको बातें बतानी पड़ेंगी। तो ऐसा ही कुछ किया गया था मेक्सिको सिटी द्वारा, ठीक है, और वहाँ पे वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला और इन्होंने अपने पोल्यूशन का जो इनका समस्या थी उससे छुटकारा पाया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे 8th पॉइंट की तरफ, जो कि कहता है कि अमाउंट है जो फंड्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चाहिएंगे। तो फंड्स की यहाँ पे अमाउंट हाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा 9th हम चलते हैं कि बेस्ट जितना हो सके उतनी बेस्ट आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए, बेस्ट साइंस एंड टेक का इस्तेमाल करिए। जैसे कि एक सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग रिसर्च है, सफ़र, किसने बनाया है इसको बनाया है IIT, ये आपका IIT है, और इसको बनाया पुणे ने अंदर, ठीक है, IIT है पुणे। तो ये बना रहे हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का हर जगह इस्तेमाल करना है जो आपको अलर्ट कर सके, इंटरवेंशन कर सके, इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए। या उधर यहाँ पे बताते हैं कि पता है 1 से लेके इनको खुद भी पता है कि ये 9 जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इनका शायद इस्तेमाल होना अभी इम्पॉसिबल दिखेगा, ऐसा मानने लगेगा, ठीक है, कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन लगेगा। लेकिन क्योंकि ऐसा मेक्सिको सिटी जैसी कंट्री, जो आपकी सिटीज़ हैं, कंट्री है मेक्सिको में, उन्होंने इनका इस्तेमाल किया है 1900 से लेके 1990 से लेके 2010 तक, और 20 सालों में वो मुक्त हो चुके हैं एयर पोल्यूशन जैसी भारी भयंकर समस्या से। इसके अलावा चाइना ने इन सभी का इस्तेमाल किया है 2010 के दशक में, और आज चाइना की जो बीजिंग जो कि सबसे पोल्यूटेड होता था, आज वो बहुत पीछे जा चुका है दिल्ली से। तो क्यों नहीं किया जा सकता? लंदन, जब ये सभी सिटीज़ और जो है जो
कंट्रीज़ है वो इनका इस्तेमाल करके अगर अपनी जो समस्या उसको ख़त्म कर सकती है, तो भारत और दिल्ली भी इसका इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकता है, वरना ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही है। मुंबई जैसे शहरों में जहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता था, प्राकृतिक तौर से जिसके पोल्यूशन को साफ़ कर दिया जाता था, वहाँ भी पोल्यूशन अब की बार सितंबर अक्टूबर में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा, दिल्ली से भी ज़्यादा वहाँ पर देखा गया है। तो ये एक समस्या और भयंकर रूप देती हुई आपको अगर आगे दिखाई ना दे, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी अभी तक, एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।